चाहे और दूर बहुत है तारे, फिरते हुए सैकड़ों सूरज, ब्रह्मांड के ये बंजारे, सदियों के भंवर बहते हैं, अनगिनत है समय के धारे, और नीला सा एक मोती कहते हैं ज़मीं हम सारे, छोटी सी बूंद सी धरती सागर से कहीं गहरी है, आकाश की गंगा में ये बजरे की तरह बहती है। आकाश बहुत ऊंचा है, ओम भूर्भुवस्वाहा ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि ओम धियो यो नः प्रचोदयात्। नीलाञ्जनसमाकाशं दिव्यभद्रं नमाम्यहं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्। सुशीला, सुशीला, मेरा कुर्ता निकाल के रखना, यजमान के घर जल्दी जाना है ना। सुशीला, मेरा कुर्ता कहाँ है? ये क्या यहाँ पड़ा है? ये भास्कर कहीं दिखाई नहीं दे रहा। वो नहा रहा है। नहा रहा है? आज ये सूरज पश्चिम की तरफ से कैसे निकला? इतने जल्दी तो वो कभी नहाता नहीं। कल रात न जाने उसे क्या हुआ था, नींद में सारी रात मंगल शनि सूरज जाने क्या क्या बड़बड़ा रहा था। आखिर बेटा किसका है? ज्योतिषाचार्य अनंत शास्त्री अभ्यंकर का लड़का सपना देखेगा, वो भी ग्रह नक्षत्रों का ही देखेगा ना। तुम याद रखना, एक दिन हमारा भास्कर बड़ा ज्योतिषशास्त्री बनेगा। पिताजी, आप जा रहे हैं? हाँ, क्यों? मुझे थोड़े पैसे चाहिए थे। पैसे? किस लिए? मुझे दूरबीन खरीदनी है। दूरबीन खरीदनी है? क्या करेगा दूरबीन खरीद के? रात को तारे देखूंगा। अच्छा अच्छा, माँ से लेना है? वो कल रात तुम मंगल शनि सूरज क्या बड़बड़ा रहे थे? वो कल हम अंतरिक्ष की सैर करने गए थे ना। ये ग्रह नक्षत्र पास से कितने प्यारे लगते हैं। मैं देखूंगा कि हमारे घर से कैसे लगते हैं। माँ, दूरबीन के लिए पैसे दो ना। ये तो किस चक्कर में पड़ा है रे भास्कर? तेरे पिताजी इतने बड़े ज्योतिषाचार्य, वो लोगों के ग्रह नक्षत्र ठीक करते हैं और तू उन्हीं ग्रह नक्षत्रों की सैर करता फिरता है। तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? कोई ग्रह नाराज हो जाएगा तो इस घर पर आफत टूट पड़ेगी। ये बात तेरे समझ में आती है कि नहीं? ऐसा कुछ नहीं है माँ, सारे ग्रह पृथ्वी के जैसे ही हैं। मैं खुद देख आया हूँ, आज फिर जाने वाला हूँ। क्या कहा? आज तू फिर से जाने वाला है? हाँ माँ, साइंस ने तो मेरी आंखें खोल दी है। मैं अब नहीं डरता मंगल या शनि से। मैं तुझे नहीं जाने दूंगी। मैं जाऊंगा माँ, मैं जाऊंगा। कह दिया ना तू नहीं जाएगा। नहीं, मैं जाऊंगा। तू ऐसे नहीं मानेगा। मैं जाऊंगा माँ। चल, देखती हूँ तू कैसे जाएगा। मुझे जाने दो माँ। रवि, माँ ने मुझे कमरे में बंद कर दिया है। वो मुझे जाने नहीं देना चाहती। आंटी, भास्कर है? हाँ है, मगर वो तुम्हारे साथ नहीं आएगा। आंटी, मैं अंदर आ सकता हूँ? हाँ आओ। आंटी, बात क्या है? उसके पिताजी को उसका ग्रह नक्षत्रों के दर्शन करना पसंद नहीं है। आपसे ये किसने कहा आंटी कि हम ग्रह नक्षत्रों के दर्शन करते हैं? वो कोई असली ग्रह नक्षत्र थोड़ी है। वो तो ऐसे ही जैसे हम सांप सीढ़ी खेलते हो, उसमें असली सांप सीढ़ियाँ कहाँ होती है? वो सब तो नकली है आंटी, सिर्फ हमारी जानकारी बढ़ाने के लिए। ज्ञान तो अच्छी चीज है ना आंटी? हाँ वो तो है। और फिर आज तो हम प्रकाश के बारे में जानने जा रहे हैं। वो एक श्लोक भी है ना, तमसो मां ज्योतिर्गमय,
तू सच कह रहा है? हाँ आंटी, एकदम सच। तो ले जाओ भास्कर को। चल भास्कर, देर हो रही है। जाओ माँ। जा, लेकिन ग्रह नक्षत्रों को नहीं देखना। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। आगे की IFR। खैरियत, कहाँ जा रहे हैं? डॉक्टर नार्लिकर के पास। हमें उनसे मिलना है। क्या काम है? उन्होंने हमें बुलाया है। प्रोफेसर नार्लिकर साहब ने आपको बुलाया है? हाँ, हम उनसे मिल चुके हैं। ये रहा उनका कार्ड। दिखाइए। ये तो ठीक है, लेकिन डॉक्टर साहब से अपॉइंटमेंट लिया है? नहीं, मगर उन्होंने कहा था हम कभी भी आ सकते हैं। हाँ, और आप लोग आ गए? तो हम जाएं? जी नहीं, यहीं रुकिए, मैं उनके पीए से बात करके आता हूँ। बहुत कड़क दिखता है। हाँ। अंकल नार्लिकर को मिलने के लिए इतनी मुसीबत। ये सिक्योरिटी वाला तो अपनी ड्यूटी कर रहा है। TIFR अपने देश का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। वो हर एक को ऐसे ही थोड़ी अंदर जाने देगा। देखिए, आप लोग अंदर जा सकते हैं। जाने के पहले अपने नाम वहाँ एंटर करवा दीजिए, अपनी साइकिलें स्टैंड पर लगवा दीजिए और अंदर जाइए। रवि, लगता है हम किसी गलत जगह आ गए यार। ये तो म्यूजियम लग रहा है। वो उधर, वहाँ चलकर पता करते हैं। चल। एक्सक्यूज मी। यस। हमें डॉक्टर नार्लिकर से मिलना है। आपको प्रोफेसर नार्लिकर साहब को मिलने का? ऊपर जाकर A ब्लॉक में 2nd फ्लोर पे बाएं हाथ में लास्ट का कमरा। थैंक यू। जाइए। कम इन। गुड आफ्टरनून अंकल। गुड आफ्टरनून, आओ बैठो। थैंक यू अंकल। थैंक यू अंकल। तो तुम रवि हो? जी हाँ। और तुम भास्कर? जी हाँ। कैसे हो दोनों? वेरी फाइन, थैंक यू अंकल। अच्छा, तुम्हें यात्रा कैसी लगी? मजा आया? बहुत मजा आया। ऐसा लग रहा था जैसे हम लोग सचमुच अंतरिक्ष में चले गए थे। अच्छा, तो स्पेस पवेलियन के भीतर तुम लोगों को डर तो नहीं लगा? नहीं, बिल्कुल नहीं अंकल, बहुत अच्छा लगा। और इसीलिए तो हम आपको थैंक्स देने आए हैं।
है ना भास्कर? हाँ 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 अंकल। वेरी नाइस ऑफ यू। अच्छा जरा इनसे मिलो, ये है मिस्टर मीर, यह रिसर्च स्कॉलर हैं। हेलो अंकल। हेलो। हेलो। कैसा लगा अंतरिक्ष का नजारा? बहुत अच्छा था, परंतु रह रह के मन में एक प्रश्न उठता रहा। कैसा प्रश्न? पृथ्वी से दूर इन सारे ग्रहों, तारों और आकाशगंगाओं का पता हमें कैसे लगा, जबकि हम वहाँ पहुँचे भी नहीं? भाई यह जरूरी नहीं कि हर जगह पहुंचकर ही उसका पता लगाया जाए। मैं समझा नहीं। तुमने कभी सुरंग के भीतर से यात्रा की है? सुरंग? टनल की है अंकल। कल्पना करो कि तुम एक सुरंग के आगे खड़े हो, अंदर घोर अंधेरा है, फिर भी तुम्हें बाहर दूसरी ओर का रास्ता साफ दिखाई देता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उस पार रोशनी होती है। इसका मतलब यह हुआ कि अंधेरे में रोशनी ने या प्रकाश ने तुम्हें रास्ता दिखाया। जी हाँ। ठीक इसी तरह इस ब्रह्मांड के विशाल अंधकार में प्रकाश ही एक ऐसा स्रोत है जो हमें तमाम ग्रहों और नक्षत्रों का पता देता है। परंतु अंकल, प्रकाश इतनी दूर से चलकर हम तक कैसे पहुंचता है? वो रास्ते में बिखर भी सकता है या फिर किसी ग्रह या नक्षत्र से टकराकर वापस भी लौट सकता है। और जब हम टॉर्च जलाते हैं तो प्रकाशन दीवारों को ही पार नहीं कर सकता, तो भला इतनी दूर से यहाँ कैसे आता है? मुझे तो विश्वास ही नहीं होता। तुम दोनों के सवालों में दम है। चाहता तो यह हूँ कि खुद तुम्हें समझाऊं, लेकिन सर, अगर आप कहें तो इन दोनों को ले जाकर कोई जानकारी दे दूं। अच्छा, तुम दोनों मीर अंकल के साथ जाओ, मैं बाद में तुम्हें वहां मिलूंगा। थैंक यू अंकल। चलिए। ब्रह्मांड के अधिकांश रहस्य प्रकाश अपने सीने में छुपाए हुए है। कैसे रहस्य? यही तो बताना है। हमारे सारे ज्ञान का आधार है ये छोटा सा कांच का टुकड़ा, ये प्रिज्म। तो क्या इसमें छुपे हुए रहस्य हम देख सकते हैं? क्यों नहीं? तुम लोगों की तरह सन 1666 में इस महान वैज्ञानिक न्यूटन को भी प्रकाश के रहस्यों को जानने की इच्छा हुई। रवि, जरा पढ़ो तो न्यूटन ने स्वयं क्या लिखा है। In the year 1666, I procured me. प्रकाश के अंदर कौन कौन से रंग छिपे हैं, इस रहस्य को जानने के लिए मैंने कांच के तिकोने आकार का एक प्रिज्म लिया और अंधकार में उसमें से प्रकाश की केवल एक किरण को गुजरने दिया। और फिर ये क्या, प्रिज्म से निकलकर प्रकाश जब सामने दीवार पर गिरा तो वह अनेक रंगों की छटाओं में बिखर चुका था। मेरी आंखों के सामने रंगों का एक खूबसूरत मंजर था। तो समझे, प्रकाश का भेद ये 7 रंगों का बना है, जो इस प्रकार है: वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। और इसी क्रम में ये प्रकाश में स्थित हैं। वैसे देखा जाए तो ये 7 रंग वास्तव में 7 अलग अलग तरंग हैं। तरंग यानी वेव्स? हाँ। सन 1860 में मैक्सवेल नाम के इस महान वैज्ञानिक ने प्रकाश को विद्युत चुंबकीय तरंग या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बताया। जिस प्रकार पानी की लहरों पर एक पत्ती हिचकोले खाती है, ठीक उसी प्रकार प्रकाश की किरणों में 7 रंगों की इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड की तीव्रता भी ऊंची नीची होती है। अंकल, प्रकाश एक तरंग है। पानी की तरंग तो हम देख सकते हैं, पर तुम्हारी तरह वैज्ञानिकों को भी पहले यकीन नहीं हुआ, पर काफी प्रयोगों के बाद मैक्सवेल के सिद्धांत को सबने स्वीकार किया। 2 लगातार ऊंची या नीची सतहों के बीच की दूरी को तरंग की लंबाई कहते हैं। समझा, तरंग की लंबाई यानी वेवलेंथ। पर प्रकाश के तरंगों की लंबाई कितनी होगी? ज्यादा से ज्यादा 1 मीटर। उससे बहुत कम। इसे नापने के लिए पैमाना लगाते हैं, नैनोमीटर का, मीटर के 1/8 हिस्से का। जो प्रकाश 7 रंगों में बटा देखते हैं, उसके तरंगों की लंबाई लगभग 400 से 800 नैनोमीटर के बीच हुआ करती है। ये तो समझ में आ गया मीर अंकल, पर प्रिज्म में ऐसी क्या बात है जो कि वो प्रकाश को 7 रंगों में बिखेर देता है?
इस बीकर को देखो। पेंसिल कैसी दिखाई दे रही है? मुड़ी हुई। क्यों? मालूम नहीं, मगर आसान सी बात है। प्रकाश की किरण हवा में हमेशा एक ही रफ्तार से चलती है, पर वही किरण जब किसी घने माध्यम जैसे पानी में अगर प्रवेश करेगी तो उसकी रफ्तार कम हो जाएगी और फिर पानी के बाहर आते ही वो किरण मुड़ जाती है, जिसके कारण पेंसिल मुड़ी हुई दिखाई देती है। मगर हम तो प्रिज्म के बारे में जानना चाहते हैं कि वो प्रकाश को 7 रंगों में क्यों बिखेर देता है। अरे तू तो बुद्धू का बुद्धू ही रहेगा। मतलब सीधी सी बात है, पानी की तरह प्रिज्म भी घना माध्यम है और जब हवा से प्रकाश की किरण प्रवेश करेगी तो उसकी गति कम हो जाएगी और प्रिज्म से बाहर निकलते समय वो मुड़ जाएगी और हाँ और बोलो। शाबाश, वही प्रिज्म प्रकाश को 7 रंगों में बिखेर देता है। अंकल, ये रंग अलग अलग दिशा में क्यों मुड़ते हैं? जैसा कि मैंने पहले ही बताया, प्रकाश के 7 रंग वास्तव में तरंग हैं। जिस तरंग की लंबाई कम होती है वो प्रिज्म से बाहर आने पर ज्यादा मुड़ती है और जिसकी लंबाई ज्यादा होती है वो कम मुड़ती है। तो इस चित्र से हम बता सकते हैं कि लाल तरंगों की लंबाई सबसे अधिक और बैंगनी तरंगों की सबसे कम। सही है ना मीर अंकल? बिल्कुल बिल्कुल सही। जब हम इंद्रधनुष के 7 रंग देखते हैं तब वहां भी बरसाती पानी की बूंदें प्रिज्म का काम करती हैं। वो सूर्य प्रकाश को 7 रंगों में बांट देती हैं। ये सब तो ठीक है मीर अंकल, पर इन रंगों का तारों से क्या वास्ता? वास्ता है, बहुत ही गहरा वास्ता। इन रंगों के द्वारा हम पृथ्वी पर बैठे बैठे ही दूर दूर के तारों का तापमान जान सकते हैं। तापमान? इतनी दूर से? तुमने कभी इस्पात के कारखानों में लोहे को गर्म होते हुए देखा है? पहले पहले लोहे की गर्मी का आभास होता है। जैसे जैसे तापमान बढ़ाते हैं लोहा गर्म होकर लाल होने लगता है और ज्यादा गर्म होने पर वो पीला हो जाता है और अंत में उससे नीला श्वेत प्रकाश निकलने लगता है। ठीक यही स्थिति हमारे ब्रह्मांड के तारों की है। जिस तारे की सतह का तापमान 15,000 डिग्री से 30,000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है वो हमें नीले प्रकाश युक्त दिखाई देता है। अब इस तारे को देखो, हमारा सूर्य। इसका तापमान 6,000 डिग्री है, इसीलिए पीला दिखाई देता है। सूर्य और तारा? तारे तो बहुत छोटे होते हैं। छोटे दिखाई देते हैं क्योंकि हमसे बहुत दूर है। सूर्य हमारे करीब है इसलिए बड़ा दिखाई देता है। वास्तव में सूर्य तारा ही है। अब इस लाल तारे को देखो, इसकी सतह का तापमान केवल 3,000 डिग्री है और ये वो तारे हैं जिनसे कोई प्रकाश नहीं निकलता। तारे हैं और प्रकाश नहीं? हाँ, इन तारों को केवल दूसरे तारों के सम्मुख रखकर ही देखा जा सकता है। ये ब्रह्मांड के वो तारे हैं जो बूढ़े हो चुके हैं, अपनी पूरी शक्ति से ब्रह्मांड में प्रकाश फैलाकर जल चुके हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि हमारा सूर्य भी धीरे धीरे जलकर खत्म हो जाएगा। ठीक सोचा तुमने, परंतु उसे करोड़ों वर्ष लगेंगे। इतना ही नहीं, हम लोग खुशकिस्मत हैं जो अन्य तारों की अपेक्षा सूर्य का तापमान बहुत तेजी से घटता बढ़ता नहीं है। वरना पृथ्वी कभी गर्म हो जाती तो कभी एकदम ठंडी और उस हालत में जनजीवन समाप्त हो जाता या फिर होता ही नहीं। ये तो कमाल की बात है। वैज्ञानिक प्रिज्म द्वारा बटे रंगों से तारों का तापमान नाप सकते हैं। ये देखो, ये है स्पेक्ट्रोस्कोप। प्रिज्म का सबसे बड़ा योगदान रहा है स्पेक्ट्रोस्कोप बनाने में। जिस प्रकार एक जासूस हाथ की रेखाओं को मैग्नीफाइंग लेंस से देखकर चोरों को पकड़ता है, ठीक उसी प्रकार तारों, ग्रहों और आकाश गंगाओं से आने वाली प्रकाश की किरण को स्पेक्ट्रोस्कोप कैद करके तारों की सतह पर मौजूद रासायनिक तत्वों की जानकारी हमें दे देता है। पर ये कैसी जासूसी? जिस प्रकार हमारी पृथ्वी पर लोहा, तांबा, सोना, चांदी, जिंक, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आदि तत्व मौजूद हैं, ठीक उसी प्रकार अन्य ग्रहों
और तारों पर भी ये तत्व मिलते हैं। वैज्ञानिकों ने अध्ययन करके ये जान लिया है कि कौन सा तत्व किस तापमान पर जलने पर कैसा प्रकाश देता है। प्रयोग के लिए इस सोडियम वेपर लैंप को देखो। ये लैंप सोडियम नामक तत्व के जलने पर पीला प्रकाश देता है। सोडियम जो नमक में पाया जाता है? बिल्कुल वही। ये है जलने पर सोडियम के प्रकाश का स्पेक्ट्रम। 2 चमकती हुई लाइनें, या यूं कह लो सोडियम के फिंगरप्रिंट्स। इस ब्रह्मांड में जहां कहीं भी सोडियम पाया जाएगा उसके स्पेक्ट्रम में 2 चमकती हुई लाइनें हमेशा दिखाई देंगी। ये है सूरज का स्पेक्ट्रम। पर ये काली लाइनें कैसी? ये प्रकाश का अभाव दर्शाती हैं। यानी जहाँ प्रकाश नहीं है वहाँ काले पट्टे आ जाते हैं। बिल्कुल। और ये काली लाइनें कहाँ हैं, उनसे हम यह पता कर पाते हैं कि वहाँ का प्रकाश शोषण करने वाले ठंडे आवरण किन पदार्थों से बने हैं। मैं तुम्हें एक उदाहरण देता हूँ। भास्कर, तुम्हें कौन सी मिठाई अच्छी लगती है? रसगुल्ला। तो समझो, जब भास्कर बहुत खुश होता है, पार्टी देना चाहता है, तो वह सबको रसगुल्ले बांटेगा। लेकिन अगर वह बहुत भूखा होगा और उसके सामने तरह तरह की मिठाइयाँ रखी हों, तो वह कौन सी मिठाई खाएगा? रसगुल्ला। तो रसगुल्ले के अभाव से हम बता सकते हैं कि यहाँ भास्कर आया था। तो TIFR में कैसे पता चलेगा कि यहाँ भास्कर आया था? सर, चाय तैयार है। चलो, पता चल गया। रवि और भास्कर, अब पेट तो शांत हो गया। हाँ। अब ये बताओ, आज अंतरिक्ष संबंधी तुम दोनों ने जो कुछ भी देखा और सुना, उसे भूल तो नहीं जाओगे? नहीं अंकल। मीर अंकल ने बहुत अच्छी तरह से समझाया। अंकल, एक आखिरी सवाल पूछ लूं? क्यों नहीं, बाय ऑल मीन्स। सूरज की रोशनी